हाय फ्रेंड्स, आप अभी अभी 9th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास होकर 10th स्टैंडर्ड में आए हो। इसलिए आपका स्वागत है 10th स्टैंडर्ड में। और हमारे कोचिंग क्लासेस YCC एसएससी कोचिंग क्लासेस में भी आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आपको 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद थोड़ा बहुत टेंशन होगा ही, थोड़ा डर भी होगा कि पता नहीं 10th स्टैंडर्ड में क्या करना पड़ेगा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब? अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की तो। जैसे आपने अभी तक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में सबसे पहले पूछेंगे कि आपको 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स कितने मिले, कितने परसेंटेज मिले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यह है कि आप 10th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये आप मान लो। अभी तक आपने जो भी गलती की होगी 9th स्टैंडर्ड तक, उस गलती को याद करो और गलती को एक्सेप्ट करो। जो भी गलतियां अभी तक हो गई है, उन सारे गलतियों को फिर से रिपीट मत करो। अगर आप रिपीट करोगे तो 10th स्टैंडर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आपके मन जैसा नहीं आएगा। अगर कुछ अलग चाहिए, आपको कुछ हटके आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको हटके पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, बस आप रेगुलर पढ़ाई करो, रोज़ाना पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद में 4-5 दिन हमने नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। अभी नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद में आप जितना भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उतना आपको 10th स्टैंडर्ड में लेना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो उसे। यश त्यांनाच मिळतं ज्यांना ते अंतःकरणातून हवं असतं। ओके, यानी सक्सेस उन्हीं को मिलता है जिन्हें फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट चाहिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, उससे बोलते हैं हम अंतकरण। ऐसी ऊपर ऊपर से बोलने से नहीं होगा कि मुझे सक्सेस चाहिए चाहिए चाहिए। हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको मेहनत लेनी पड़ेगी। समय आया तो रात में 2 बजे उठकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मुझे बताइए, अगर आप रात में 2 बजे उठकर अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो आपको आपके घर के लोग मना करने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मना करने वाले नहीं है। उनके लिए तो अच्छा है ना कि आप पढ़ाई करते हो, तो उनके लिए अच्छा है। आपका टाइम जो भी सूटेबल टाइम है, उस टाइम में आपको पढ़ाई करनी है। यानी आप सिर्फ कहने के लिए टारगेट मत रखो, उसके लिए आप मेहनत लो, उसके लिए आप जी जान लगाओ, उसके लिए आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इधर उधर से आप कलेक्ट करो। कुछ नहीं आता होगा तो आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, आपके टीचर के साथ डिस्कस करो, लेकिन आपके जो डाउट्स है उसे क्लियर करो और आगे चलो। यानी जो एक्टिव पर्सन रहेगा, मेरे कहने का मतलब है कि जो एक्टिव पर्सन रहेगा, एक्टिव यानी कौन सा, कि जो कुछ ना कुछ करते रहेगा, यानी ट्राई करते रहेगा। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, जो ट्राई करते रहेगा उसे हम बोलेंगे एक्टिव। तो आपको हमेशा क्या करना है? ट्राई करते रहना है, एक्टिव रहना है। अब ये करना है, अभी वो करना है, उसके बाद में वो करना है, उसके बाद में वो करना है।
ऐसा आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए और आपका काम धीरे धीरे आपको करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। सिर्फ बोलने से सक्सेस नहीं मिलेगा। और सबसे पहले तो आप अपने माता पिता को एक विश्वास दो कि 10th स्टैंडर्ड में मैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलाकर बताऊंगा या बताऊंगी। उन्हें विश्वास दो। सबसे पहले आपको विश्वास आना चाहिए, खुद आपको विश्वास आना चाहिए कि मैं इतने इतने % लेना चाहता हूं, मैं इतने इतने % लेना चाहती हूं। आपके मन में आना चाहिए सबसे पहले। आपको अगर विश्वास आया अपने आप पर, बाद में आप आपके माता पिता को विश्वास दीजिए और अपने काम से लग जाइए। रोजाना रेगुलर 3, 4, 5 आवर आपको पढ़ाई करनी है। जो आपने अभी तक नहीं किया 9th स्टैंडर्ड में, वो आपको करना है 10th स्टैंडर्ड में। तब जाके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये मुझे विश्वास है। तो फिर से आपका 10th स्टैंडर्ड में स्वागत है और YCC कोचिंग क्लासेस में भी स्वागत है। ओके, अब मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स के जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देता हूं। देखिए, यह है मैथमेटिक्स पार्ट 1। इस तरह से आपका टेक्स्ट बुक रहने वाला है पार्ट 1 का। यह फ्रंट पेज और ये लास्ट पेज इस तरह से। ओके, और पार्ट 1 में जो कंटेंट्स रहने वाले हैं यानी लेसन्स, वो इस तरह से। ये देखिए, इंडेक्स, टोटल कितने चैप्टर्स है देखो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, यानी इसका मतलब कि हमें टोटल 6 लेसन का इसमें पढ़ाई करना है। फर्स्ट लेसन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका 9th स्टैंडर्ड में लेसन हो चुका है। ऐसा कोई हार्ड लेसन नहीं है ये वाला, यानी 50% तो आपको इसमें से आता है ना। 50% जो नया है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं इस बात का। सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें के कुछ इक्वेशंस आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये भी एक मेन लेसन है, ये दोनों भी मेन लेसन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके लिए कुछ नया लेसन है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग, 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिया है, जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, बहुत सिंपल लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा लेसन है। और बाद में स्टैटिस्टिक, यानी जिसमें मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो। उसके बाद में ग्राफ निकालना पड़ता है, जॉइंट ग्राफ, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, है ना, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में लिया था। वैसे कुछ ग्राफ निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये सभी के सभी कंटेंट्स है। बहुत सिंपल पार्ट है पार्ट 1 का, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। आसानी से आप इसे कवर कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, और पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक कुछ इस तरह से रहने वाला है। यह है फ्रंट पेज, ये देखिए, मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फ्रंट पेज, और यह है लास्ट पेज। ओके, और इसमें जो कंटेंट्स रहने वाले हैं वो कुछ इस तरह से देखो। इंडेक्स, टोटल कितने लेसन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें का जो फर्स्ट लेसन है सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलर फिगर्स, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ओनली ट्रायंगल्स के बारे में। नया लेसन है आपके लिए। उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। लेकिन इसको डिटेल में ही इसमें दिया है, डिटेल में हमें पढ़ना है। सिर्फ वो पाइथागोरस का फार्मूला नहीं पढ़ना, उससे रिलेटेड और कुछ डिटेल इसमें दिया है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद में सर्कल से रिलेटेड
जैसे टैंजेंट हो गया, रेडियस हो गया, उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूले होते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल वगैरह बहुत कुछ है इसमें भी। ये थोड़ा टफ लेसन है, इसमें पूरे कंटेंट्स में ये टफ लेसन है सर्कल। बाकी तो सब ओके हो जाएगा कवर, लेकिन ये सर्कल ये थोड़ा टफ लेसन है। कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, ज़्यादा कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है, ओके, टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए कुछ 2-3 मेथड है, बस सिंपल लेसन है ये भी कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हमारा 9th स्टैंडर्ड में हुआ है थोड़ा बहुत, उसके आगे का पार्ट इसमें दिया है। और 6th लेसन है ट्रिगोनोमेट्री, ये भी आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, लेकिन इनिशियल ऐसे स्टार्टिंग लेवल पर हो गया, फर्स्ट लेवल पर हो गया, तो इसे थोड़ा डिटेल में आपको 10th स्टैंडर्ड में दिया है। बेसिक कुछ फार्मूले दिए हैं जो 9th स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, अभी आपको इसमें कुछ नए फार्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे। और लास्ट है मेंजुरेशन, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, सर्कुलर कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इसका एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो सभी के सभी लेसन इंपॉर्टेंट है, इसमें से सर्कल जो लेसन ये थोड़ा टफ जाएगा, बाकी कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई करने के बाद में, है ना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारे वीडियो का पार्ट 1 है, जी हमारे वीडियो का पार्ट 1। ओके, अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लिस्ट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उसे सबसे पहले हमें पढ़ना है। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड जो 9th स्टैंडर्ड में आपका हो चुका है, ओके। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, ओके। उसके बाद में क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल भी बोल सकते हैं हम, ये आपके लिए न्यू है। एक मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में ग्राफिकल मेथड, ये भी आपके लिए न्यू है, ओके। ग्राफ निकालना पड़ता है दोनों इक्वेशंस के लिए, जो लीनियर इक्वेशन आपको दिए होंगे उसका ग्राफ निकालना पड़ता है, और बाद में फिर हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो ऐसे टोटल 4 मेथड है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स मेथड और ग्राफिकल मेथड। इसके बाद में हमें पढ़ना है इक्वेशंस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब कि आपको कुछ इक्वेशन दिए होंगे, उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और बाद में फिर हमें उसे सॉल्व करना रहेगा, ओके। और लास्ट पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इसका मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। वर्ड प्रॉब्लम, आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं, है ना। तो बस इतना इस लेसन में हमें पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डेफिनेशन लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब इसका डेफिनेशन क्या है देखो, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। और आपके समझ में एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल्स यानी कौन से? x एंड y, ओके। एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म, the degree of each term containing variable is 1। यानी इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल्स हो गए, इसका जो डिग्री है यानी पावर,
ये कितना होना चाहिए? ओनली 1। ओके, अब जैसे y है तो y का भी डिग्री यानी पावर कितना होना चाहिए? 1। ओके, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आपके समझ में, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और उन वेरिएबल्स का जो पावर है वो ओनली 1 होना चाहिए, तो उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और अब हम लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये जनरल फॉर्म क्या होता है? ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मेट आपको दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है यहां पर, ये देखिए, जिसे मैं बॉक्स कर रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे बोल सकते हैं। यानी इस फॉर्मेट में, ये एक फॉर्मेट हो गया जिसमें x वेरिएबल रहेगा। ये देखो, x वेरिएबल है, y वेरिएबल भी है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं हम। देखो, अब इस फॉर्मेट में आपको देखो कहीं तो भी स्मॉल a दिख रहा है, ओके, स्मॉल b दिख रहा है। ओके, तो ये जो a और b है और उसके साथ में और c भी दिख रहा है। ओके, तो ये जो a b c है वो क्या चाहिए? रियल नंबर्स। ये कंडीशन दिया है कि कोएफिशिएंट a, कोएफिशिएंट b और कोएफिशिएंट c, ये तीनों के तीनों क्या चाहिए? आर रियल नंबर। रियल नंबर से यानी कौन से? एबीसी का वैल्यू 2 रहा तो चलेगा, -5 रहा तो चलेगा, या फिर रूट में √3 रहा तो चलेगा, या फिर फ्रैक्शन में 3/5 रहा तो चलेगा। यानी इस तरह से कोई भी नंबर रहा एबीसी के जगह तो चलेगा, उसे हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स। ओके, और ठीक से देखो x का कोई, और ठीक से देखो x का पावर कितना है? 1। यहां पर y का पावर कितना है? 1। ओके, ये भी एक कंडीशन बहुत जरूरी है, यानी वेरिएबल का जो पावर होता है वो 1 चाहिए, और ये जो कोएफिशिएंट है a b c, ये क्या चाहिए? रियल नंबर्स। ओके, और एक कंडीशन इसमें दिया है लास्ट में, ये देखो, a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। और आपके समझ में, यानी जो कोएफिशिएंट a होगा और कोएफिशिएंट b होगा, इन दोनों का वैल्यू एट ए टाइम 0 नहीं चाहिए। अगर ये दोनों भी 0 रहा तो इसमें वेरिएबल बिल्कुल ही नहीं रहेगा, यानी इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगा। और आपके समझ में, तो ये जो कोएफिशिएंट a है और कोएफिशिएंट b है, एट ए टाइम 0 नहीं चाहिए, एट ए टाइम 0 नहीं चाहिए। ओके, तो ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको एक टेबल दिया जाएगा, ये देखो इस तरह से। इस टेबल को थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसमें टोटल 1 to 7 कुछ इक्वेशंस दिए हैं, और हमें क्या करना है? इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। ओके, अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आप देखो, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। यहां पर देखो m का पावर 1 है, n वेरिएबल इसका भी पावर 1 है। ओके, कंडीशन क्लियर है, हमें ओनली 1 ही चाहिए पावर। और ये जो 4 है कोएफिशिएंट, यहां पर 3 है, यहां पर 12 है, तो ये रियल नंबर्स है। ओके, और आपके समझ में, यानी जो m वेरिएबल है और n वेरिएबल है, इनका पावर हमें 1 चाहिए, 1 भी है,
और इनके जो कोएफिशिएंट है 4, 3 और 12, ये क्या है, रियल नंबर्स। इसका मतलब कि ये क्या है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो, यस। अब ऐसी हमें बाकी के इक्वेशन को हमें सर्च करना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। ओके, अब सेकंड इक्वेशन को देखो। सेकंड, इसमें 3x², x का पावर देखो कौन सा है, 2 है, और हमें 2 पावर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन थर्ड को देखो। √2x, x का पावर देखो 1 है, माइनस के बाद में √5y, y का भी पावर देखो 1 है। ओके, और इसके जो कोएफिशिएंट है √2, √5, ओके, और ये 16, ये सब रियल नंबर्स है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आंसर लिखना पड़ेगा यस। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, 0x + 6y - 3 = 0। x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, और बीच में प्लस का साइन भी दिया है। और ये कांस्टेंट नंबर देखो कौन सा है, 0, यहां पर दिया है 6 और यहां पर 3, ये सब रियल नंबर्स है। और ठीक से देखो कि ये x का कोएफिशिएंट 0 और y का कोएफिशिएंट 6 एट ए टाइम 0 नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कि ये भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ को देखो, इक्वेशन फिफ्थ को। x का पावर 1, y का पावर 1, ओके, इसका कोएफिशिएंट 0.3, यहां पर 0 दिया है और यहां पर 36। इसका मतलब कि कंडीशन क्लियर है, यह भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, क्वेश्चन 6 को देखो। 4/x + 5/y = 4। यह फिलहाल लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ट्रांसफर कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, 7 देखो। 4xy - 5y - 8 = 0। अब इसमें क्या दिया है, x और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन दिया है। वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए, वेरिएबल्स के बीच में एक तो प्लस का साइन चाहिए, नहीं तो फिर माइनस का। तो यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन दिया है ये रॉन्ग पार्ट है, ये रॉन्ग पार्ट है। ओके, तो इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो यहां पर आंसर आएगा नो। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि आज का वीडियो क्लास, ऑनलाइन वीडियो क्लास आपके समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा आज का ऑनलाइन वीडियो क्लास का पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है, और हम पार्ट 2 में बाद में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।